अक्सर हम सब लोकतंत्र की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि इंसानों ने सबसे बेहतर शासन का रूप खोजा है तो वह है लोकतंत्र। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है, सभी की स्वतंत्रता का सम्मान होता है, सभी के साथ समान व्यवहार होता है। यही वह शासन है जहां सभी की भागीदारी होती है, कम से कम सबकी आवाज तो सुनी जाती है। लेकिन निराशा तो तब होती है जब सरकारें कोई भी ऐसा कानून बनाती हैं जो हमारे अधिकारों को छीनती हुई दिखाई देती है। निराशा तब होती है जब आज भी माई बाप संस्कृति की भावना आम लोगों में देखी जाती है। जब सरकारों से ही डर लगने लगे तो क्या ही जनता का शासन। जब यह देखा जाता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही राजनीति के शीर्ष पदों पर होते हैं और वहां तक पहुंचने का समान अवसर आम लोगों को मिल ही नहीं पाता। जब यह देखा जाता है कि लोकतंत्र असल में महज चुनावी राजनीति बन चुकी है, जहां बाजार के तौर तरीकों से मतों की खरीद फरोख्त हो रही है, कभी जाति, कभी धर्म, कभी नस्ल के आधार पर जनता जनार्दन बटी हुई दिखाई देती है, तो ऐसे में लगता है कि प्लेटो जैसे विचारक ने जब लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहा होगा तो शायद सही ही कहा होगा। और अगर ऐसा हम मानते हैं तो सवाल उठता है, आखिर क्या वजह है कि इतनी खामियों के बावजूद हमें लोकतंत्र ही सबसे बेहतर शासन का रूप लगता है। मालूम होते हुए भी कि यह कोई परफेक्ट व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम में से शायद ही कोई फिर से राजा रानी का शासन चाहता हो या हिटलर के शासन की ख्वाहिश रखता हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र के इसी छुए अनछुए पहलुओं की। जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र हमारे लिए क्यों उपलब्धि है और इसकी हिफाजत करना हमारी यानी आम जनता की जिम्मेदारी क्यों है। आजादी के 75 वर्ष बाद जब हम आज अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि हमारी लोकतांत्रिक यात्रा कैसी रही है और अभी इसे और अधिक बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। खासकर हाल के दिनों में हम चुनावी राजनीति में यह देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच जनता की भावना को समझने की कोशिश शायद ही की जा रही है। ऐसे में कई बार लोकतंत्र को लेकर एक निराशा का माहौल बन जाता है। आज इस वीडियो के जरिए हम लोकतंत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और उसके तमाम आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की परिभाषा से। जैसे ही इसे परिभाषित करने की बात आती है तो जेहन में बस लिंकन साहब ही आते हैं, जो कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होती है, यहां सहमति पर आधारित शासन होता है। लेकिन इसे थोड़ा और अधिक व्यापक रूप में देखें तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली भी है तो एक जीने का तरीका है, यह एक मूल्य व्यवस्था भी है। हम अपने संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं कि एक तरफ लोकतंत्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य पर आधारित शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तावना में देखा गया है, तो दूसरी ओर प्रस्तावना में ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जीवन मूल्य लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में देखे जाते हैं। पर लोकतंत्र केवल परिभाषा से समझी जाती तो हम कह ही सकते हैं कि आज लगभग पूरी दुनिया ही लोकतांत्रिक है, पर इससे शायद बड़ा मजाक कुछ हो भी नहीं सकता है। इसलिए आइए इसको बिल्कुल व्यवहारिक रूप में समझते हैं। असल में लोकतंत्र को सरकार और नागरिकों के बीच एक दो तरफा रिश्ता माना जा सकता है, जहां सरकार की भूमिका और नागरिकों की भूमिका तय होती है। यहां सरकार को हम सेवा प्रदायक के रूप में देखते हैं, जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, हमारी आधारभूत जरूरतों को पूरा करता है और गरिमामय जीवन जीने के लिए बेहतर परिवेश को निर्मित करता है। दूसरी ओर नागरिकों से यह अपेक्षा होती है कि वे कानूनों का सही तरीके से पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। अगर दोनों ही अपनी अपनी भूमिका सही रूप में निभाते हैं तो यही आदर्श या परफेक्ट लोकतंत्र होगा। पर न हम परफेक्ट हैं, न हमारा समाज और न ही हमारा लोकतंत्र। अक्सर सरकार और नागरिक के इस रिश्ते के बीच समस्याएं तब आती हैं जब सरकार अपनी भूमिका निभाने में असफल हो जाती है। ऐसे में नागरिकों के पास मुख्यतः दो विकल्प होते हैं, एक जिसे हम एग्जिट मॉडल के रूप में देखते हैं और दूसरा वॉइस मॉडल के रूप में देखते हैं।
एग्जिट मॉडल का मतलब यह है कि सरकार जब अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रही होती है तो हम सरकारी व्यवस्था से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और किसी वैकल्पिक संस्था को खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो हम देखते हैं कि सरकार हमें सुरक्षा देने का आश्वासन देती है, लेकिन जब समाज के प्रभावशाली, दबंग और आपराधिक छवि के लोग हमारा शोषण करते हैं तो हम पुलिस, प्रशासन या न्यायालय के पास इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। पर सोचिए कि यह उल्टा हो जाए और वे हमें ही प्रताड़ित करने में लग जाएं और अपराधियों की तरफदारी करने में लग जाएं, तो फिर हमारे पास विकल्प क्या रह जाता है? फिर पहला विकल्प चुनने वाले नागरिक सरकार का आसरा छोड़ रॉबिन हुड टाइप बाहुबली भैया जी के पास पहुंचते हैं और वो बाहुबली भैया जी वहीं से बैठे बैठे दरोगा जी को फोन मिला देते हैं। फिर क्या हमें लगता है यही तो हमारे भगवान है? यही स्थिति नक्सलवाद की लोकप्रियता की भी वजह बनी हुई, क्योंकि जब प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला पाता है तो नक्सलवादी समूह जनता दरबार के जरिए लोगों को यह कन्विंस करने में लग जाते हैं कि हम तुम्हें इंस्टेंट जस्टिस दिलाएंगे, हम ही तुम्हारे जुल्मों सितम को दूर कर सकते हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है, लोग सरकारी व्यवस्था से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ही मुंह मोड़ लेते हैं। चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, मत देने नहीं जाएंगे, कर नहीं देंगे, कानूनों के पालन की परवाह नहीं रह जाती। सरकारी संस्थाओं की जगह निजी संस्थाओं पर भरोसा बढ़ जाता है, चाहे वह शिक्षण संस्थाओं की बात हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी देश में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है तो यकीन मानिए यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। यह माना जाता है कि अगर सरकार गैर जवाबदेह हो रही हो और नागरिक भी निष्क्रिय होते जा रहे हों तो यह पूरी व्यवस्था को ठप कर देता है और ऐसे देश जल्द ही असफल देश बन जाते हैं। दूसरी स्थिति अलग है। दूसरी स्थिति है जहां सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रही है तो नागरिकों का समूह वॉयस मॉडल के आधार पर सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है, सरकार के सामने नई मांग रखते हैं, कानूनों के निर्माण के लिए आवाज उठाते हैं, सामाजिक आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यह सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण रूप में करते हैं। यानी ऐसे नागरिकों का समूह एग्जिट मॉडल का चयन नहीं करता है। ऐसे समाज में सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया जाता है, सरकार के मुद्दों पर सड़क से लेकर संसद तक चर्चा की जाती है। यहां नागरिक सरकार को दिन प्रतिदिन के कार्यों में जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है और इसमें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ जाती है। यहीं पर लोकतंत्र जीवंत हो उठता है और सरकार जवाबदेह होने लगती है। ऐसे नागरिक ही सही मायने में लोकतंत्र के पहरेदार होते हैं, लोकतंत्र के रक्षक होते हैं। इसलिए माना जाता है कि केवल और केवल सरकारों की कार्यप्रणाली के आधार पर लोकतंत्र का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। हमें वहां के नागरिकों की क्षमता, उनकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना होगा। जब नकारात्मकता प्रभावी होती है तो अक्सर देखा जाता है कि हम मान लेते हैं कि हमारी व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है, हमारी सरकार निकम्मी हो गई है और लोकतंत्र मानो खतरे में आ गया है। लेकिन यहां पर आपको नागरिक चेतना पर विश्वास करना होगा, यहां नागरिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना होगा। अब अगर हम भारत की बात करें, भारतीय लोकतंत्र की बात करें, तो अमृत महोत्सव के इस वर्ष में भारतीय लोकतंत्र की यात्रा हमें मिला जुला अनुभव देती है। जब देश आजाद हुआ और हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया तो बहुत से लोगों का मानना था कि भारत के लिए लोकतंत्र एक थोपी हुई आयातित धारणा है जिसको हम अपने यहां शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा था? तो वजह यह थी कि लोकतंत्र को लेकर हमने कोई अलग से संघर्ष नहीं किया था। हमारी मूलभूत लड़ाई तो आजाद होने की लड़ाई थी और लोकतंत्र के अनुभव तो हमारे लिए बिल्कुल नए थे। चुनावी राजनीति बिल्कुल हमारे लिए नई थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल तक हमारे यहां या तो राजतंत्रीय व्यवस्था थी या फिर ब्रिटिश तानाशाही शासन। इसलिए न तो लोकतंत्र का महत्व मालूम था और ना ही इसे संचालित करने का कोई ठोस अनुभव हमारे पास था।
इसके विपरीत भारत में तो यह स्थिति थी कि यहां राजा और प्रजा के रिश्ते होते थे। प्रजा यानी आम जनता का केवल यह दायित्व होता था कि राजा जो कह रहे उनकी आज्ञा का पालन करें। राजा या राज्य के खिलाफ कोई आवाज उठाने की परंपरा नहीं थी। यहां सत्तावादी पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां ही प्रभावी थी, जहां नेतृत्व के प्रति एक आदर और आज्ञा पालन का भाव अनिवार्य विशेषता के रूप में रहता था। इसलिए हमारा समाज खुद में ही लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतांत्रिक इसलिए भी नहीं थे क्योंकि हम नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि जाति, धर्म, भाषा, जेंडर के आधार पर सोचते थे। स्वाभाविक है कि हमारा मत व्यवहार भी लोकतांत्रिक नहीं था। इन परिस्थितियों में भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को लाया गया, पर जैसा हमने कहा कि यहां सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र नहीं था। ब्रिटेन में जब 1688 के बाद लोकतंत्र को स्वीकार किया गया था तो ऐसा नहीं था कि एक झटके में अचानक राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया था। पहले तो वहां भी राजतंत्र था और उसके साथ साथ संसद की धारणा आई। धीरे धीरे नागरिक आंदोलनों, सामाजिक आंदोलनों के वजह से राजा की शक्तियां संसद में हस्तांतरित होती गई। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो पश्चिमी समाज में लोकतंत्र ने हर एक वर्ग को अपने साथ जोड़ा हो, ऐसा भी नहीं था। पश्चिमी देशों में बात करिए तो शुरुआती दौर में वहां के लोकतंत्र में महिलाओं को मत देने का अधिकार ही नहीं था। मत देने का अधिकार तो कहीं आगे जाकर मिला। 1920 में अमेरिका और 1928 में ब्रिटेन, जो कि लोकतंत्र के सबसे परिपक्व मॉडल माने जाते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का कोई पुराना प्रयास नहीं हुआ था। बस देश आजाद हुआ और लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया। तो लोकतंत्र एक उपहार के रूप में हमें मिला। ऐसे में जब भारत में हमने राजनीतिक लोकतंत्र लाया तो हमारा मकसद यह था कि हम राजनीतिक लोकतंत्र के जरिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी लेकर आए, समाज को भी लोकतांत्रिक बनाएं और यहां की आर्थिक व्यवस्था को भी। 1947 के बाद के वर्षों में हमारे लोकतंत्र ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे। हमने आपातकाल को भी देखा है, मूल अधिकारों के दमन का दौर भी देखा है। हमने सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति को देखा है। 90 के दशक में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को देखा है। हमने महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचार और हिंसा को भी देखा है। हमने प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार को भी देखा है। लेकिन दूसरी ओर हमने जमींदारी उन्मूलन कानूनों को भी तो देखा है। हमने भूमि सुधार के प्रयासों को भी देखा है, हरित क्रांति के दौर को देखा है, कमजोर वर्गों के लिए तमाम कानूनी प्रावधानों को देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से आपातकाल का विरोध एक बड़े स्तर पर नागरिक समाज और विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। हमने देखा कि किस तरह न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं ने सक्रियता पूर्वक विधायिका और कार्यपालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने का प्रयास किया। हमने देखा है वर्ष 2000 के बाद किस प्रकार नागरिक आंदोलन बड़े संगठित रूप में यहां पर आयोजित होने लगे। सूचना का अधिकार किस तरह आंदोलन की उपज के रूप में आया। हमने देखा लोकपाल आंदोलन को, हमने देखा निर्भया मामले में पूरे आवाम के गुस्से को, हम देख रहे महिलाओं के मंदिर प्रवेश आंदोलन को। हमने अभी महसूस किया कि किसान आंदोलन कितना संगठित रूप में संचालित हो सकता है। और आज भी सोशल मीडिया पर हम देख सकते हैं कि सरकार जहां भी गलत हो रही है या सरकार की जहां भी नीतियां त्रुटिपूर्ण है, बड़ी आबादी वहां सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है। इसलिए आज के दौर में हमें दोनों प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। हमें यह देखने को मिल सकता है कि आज भी क्रोनी पूंजीवाद किस कदर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। प्रशासन में अभी भी अनियमितता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। दमन, शोषण और अत्याचार के अलग अलग रूप हमें आज भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि हम पहले से कहीं अधिक सतर्क, पहले से कहीं अधिक जागरूक होते जा रहे हैं। और आज चुनावी मुद्दे केवल और केवल धर्म और जाति पर आधारित नहीं है। हालांकि उनकी भूमिका है, लेकिन आज विकास, सुशासन और भविष्य की आकांक्षाएं राजनीति के केंद्र बिंदु में आ रही हैं। तो मेरा यह मानना है कि हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और जीवंत होता जा रहा है। हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है और हमें बिना बटे हुए वैचारिक रूप में इस लोकतंत्र की रक्षा करनी है। आप चाहे सत्ता पक्ष के साथ हो या विपक्ष के साथ,
या आपका कोई तीसरा पक्ष हो, हमारा आपका प्रयास नकारात्मकता और निराशावादिता से बचने का होना चाहिए। हम लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में ही अपने भावी भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं, और इस बात से शायद ही आप इनकार करेंगे कि हम एक स्वर्णिम भारत की कल्पना कर रहे हैं और हम एक स्वर्णिम भारत देखना चाहते हैं। जितनी भी बाधाएं आए, हमें इस बात के लिए एकजुट होने की जरूरत है कि हम जिंदा कौम के रूप में अपने देश, समाज और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। इन विषयों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस श्रृंखला में हम आने वाले वीडियो में लोकतंत्र से जुड़े हुए इन्हीं मुद्दों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि आखिर क्या नए बदलाव भारतीय राजनीति में आ रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग इजाजत दें। अगले वीडियो में, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।